नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास में टॉपिक राजपूताना के अंदर जो हुरडा सम्मेलन हुआ उसकी चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। हुरडा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन उद्देश्यों से हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ। देखिए, राजस्थान में मराठा प्रवेश हुआ और राजस्थान में मराठा प्रवेश की जो स्थिति बनी, उनसे धीरे धीरे इन मराठा सरदारों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनके इतिहास के समीक्षकों के द्वारा 6 ऐसे बिंदु बनाए गए हैं जिनसे हम इनके उद्देश्यों की समीक्षा करेंगे। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ और मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह, जो कि इस सम्मेलन को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन ये उनके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया और उनकी मृत्यु के 40 दिन बाद 17 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन उनके उत्तराधिकारी जगत सिंह के काल में हुआ। डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता लिखते हैं कि जगत सिंह आमोद प्रमोद के शौकीन शासक थे और वह इन सारी व्यवस्थाओं को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, जिसी का परिणाम निकला कि यह सम्मेलन जो इतने उच्च आदर्शों के लिए बनाया गया था, उसकी परिणति बहुत ही निम्न स्तर पर हुई। हम यहाँ पर इस व्याख्यान में ये चर्चा करेंगे कि किन उद्देश्यों के तहत ये सम्मेलन आयोजित किया गया। उससे पहले मैं छोटी सी आपको मराठा साम्राज्य के ऊपर बताना चाहूँगा कि मराठा जो थे, आधुनिक भारत में दक्षिण भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर आए। इनके द्वारा 2 प्रमुख कर लिए जाते थे, अन्य कर भी लेते थे, लेकिन 2 प्रमुख कर लिए जाते थे। देखने की बात यह है कि मराठा एम्पायर जो था, मराठा साम्राज्य, वह पठारी प्रदेशों पर था और पठारी प्रदेशों पर होने के कारण वहाँ पर रेवेन्यूज़ कम आते थे। एग्रीकल्चर रेवेन्यू लगभग ना के बराबर आता था और उस समय रेवेन्यू जो था वो एग्रीकल्चर से ही था। तो ऐसी स्थिति में इन मराठा सरदारों के द्वारा 2 कर लिए गए। पहला कर था सरदेशमुखी और दूसरा कर था चौथ। इन दोनों में क्या अंतर था? सरदेशमुखी वह कर था जहां पर कि मराठे सीधे शासन करते थे, यानी कि मराठा साम्राज्य की सीधी शासित जनता से जो कर लिया जाता था, उनकी उपज के अंदर राजस्व का हिस्सा वह 10% होता था। 10% वो कर के रूप में लेते थे। और दूसरा कर था चौथ कर। चौथ वह कर था जहां पर मराठे आक्रमण करते, उस क्षेत्र को विजित करते, वापस उस शासक को सौंप देते और उसको सुरक्षा की गारंटी देते और उस सुरक्षा की गारंटी के बदले में 25% उसके राजस्व का वो लिया करते थे। तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मराठों के द्वारा यह चौथ कर बहुत ही शक्ति के साथ लिया गया और उसका दुष्परिणाम भी हुआ कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, तो कोई भी हिंदू शासक मराठों के साथ में नहीं उठ खड़ा हुआ और अहमद शाह अब्दाली के साथ में भारतीय क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम सामंत थे वो सारे उसके साथ आ गए और बहुत ही करारी हार इस समय मराठों को मिली थी। अब अपन मुख्य समीक्षा पर आते हैं। तो पहली जो स्थिति थी, मराठों के आक्रमण से राजस्थान की रक्षा के लिए राजपूत राजाओं को संगठित करना। क्योंकि जब इन मराठाओं के क्षेत्राधिकार बढ़ गए, आंतरिक हस्तक्षेप ज़्यादा करने लगे, एक के बाद दूसरे राजा से कर लेने लग गए, किंग मेकर बन गए, राजा हटाने लगे, राजा परिवर्तित करने लगे,
तो सारे राजाओं में एक आतंक आ गया और उन सारी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए राजपूत राजाओं ने एक संगठन बनाया। वह इसका मूलभूत कारण था। दूसरा उद्देश्य, जयसिंह अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। यह तभी हो सकता था जब वह मराठों का विस्तार रोक सके, इसलिए वह राजपूतों का संगठन बनाना चाहता था। देखिए, जयसिंह जो था वह विस्तारवादी नीति का पोषक था और उसके द्वारा अपने राज्य विस्तार की स्थिति में वह मराठों को पूरी तरह से बीच में पाता था। तो उसको ये पता था कि अगर उसे अपना राज्य विस्तार करना है तो उसको मराठों को यहाँ से निकालना होगा। और आमेर का राज्य केंद्रीकृत सत्ता में रहने के कारण हमेशा से राजस्थान का प्रमुख राज्य रहा। इस कारण भी उसके द्वारा तत्कालीन समय आगे होकर के एक संगठन बनाने की प्रक्रिया अपने निहित स्वार्थों के लिए ही की गई, लेकिन एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जोधपुर का राजा अभय सिंह गुजरात में विस्तार चाहता था। यह भी मराठों पर प्रतिबंध लगने से ही संभव था। जैसे जयपुर या आमेर का राजा चाहता था कि वह अपने क्षेत्र को विस्तारित करे, वैसे ही जोधपुर का राजा भी यही चाहता था कि वह गुजरात में विस्तार करे, लेकिन उस विस्तार के लिए उसको मराठों से यहाँ से निकालना जरूरी था। और राजस्थान में मेवाड़, आमेर और जोधपुर यानी मारवाड़, ये 3 घराने ही प्रमुख थे जिनके द्वारा तत्कालीन समय शासन की विशेष व्यवस्थाएं की जाती थी। चौथा, मराठों ने सवाई जयसिंह को मंदसौर के युद्ध में हरा दिया था, इसलिए वह इसका बदला लेना चाहता था। देखिए, मंदसौर के युद्ध में जो संघर्ष हुआ उसके अंदर इसकी हार हुई और हार होने से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली की सरकार में इसकी स्थिति में गिरावट आ गई। ऐसी स्थिति में इसके द्वारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए भी एक संगठन बनाया गया कि वह संगठन बनाकर और संगठन की शक्ति के माध्यम से इन मराठों को पराजित करे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अपन ये कहें कि राजस्थान में मराठाओं का जो प्रसार हुआ उसमें जयसिंह का हाथ था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी समीक्षा अपन अगले पॉइंट में करेंगे। मराठों ने बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाड़ा को पुनः गद्दी पर बिठाकर राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, जिससे सभी राजा चौकन्ने हो गए थे। इस तरह के हस्तक्षेप को भविष्य में रोकने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया। देखिए, जयसिंह जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और बुद्ध सिंह जो थे वह उसके बहनोई थे। उन्होंने बुद्ध सिंह को सत्ता से हटा दिया जयसिंह ने और अपने दामाद को वहां पर सत्तासीन कर दिया। ऐसी स्थिति में जयसिंह की बहन ने महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर को राखी भेजी और बहुत सा धन देने की बात कही। ऐसे में ये दोनों सरदार यहाँ पर आए और उन्होंने बूंदी के क्षेत्र को विजित किया और बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। यानी कि अब मराठा केवल कर्तक नहीं रहे, किंग मेकर बन गए। उनको बहुत सा धन भी मिला। यहाँ पर एक चीज है कि सवाई जयसिंह की जो स्थिति थी वो मुगल दरबार में बहुत कमजोर हो रही थी और सवाई जयसिंह जो था वह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसके पीछे भी ये स्थिति थी कि शिवाजी को भगाने के लिए औरंगजेब ये मानते थे कि सवाई जयसिंह का हाथ रहा। अब वो जो सारी पृष्ठभूमि बनी उसमें सारी की सारी स्थिति खराब हुई जयसिंह की। जयसिंह ये चाहता था, यहाँ तक कि उससे उस समय तत्कालीन समय जो उसे सूबेदारी के क्षेत्र दिए गए थे वह भी वापस ले लिए गए थे। तो इस समय जयसिंह ये चाहता था कि मुगल दरबार में तो मेरी स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन कम से कम राजस्थान में तो जो सिरमौर शासक के रूप में बने हुए हैं वह स्थिति बनी रहे। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मराठों को जो आमंत्रण और निमंत्रण था वह इन्हीं के माध्यम से था और उसका हर्जाना पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ा। जैसे कि मैंने चर्चा करी कि न केवल ये यहाँ से कर लेने लगे
चौथ वसूली करने लगे, बल्कि उसके अतिरिक्त और कर भी लगा दिए गए। और इस समय इन मराठा सरदारों के द्वारा बाजीराव को भी आमंत्रित किया गया, जो पेशवा थे, और न केवल आमंत्रित करके एक क्षेत्र में लेकर गए, बल्कि पूरे राजस्थान में उनको एक सभी राजाओं के यहाँ उसको ले जाया गया। जिससे क्या हुआ, जितने भी राजा थे उनको बहुत सा धन इस बाजीराव को देना पड़ा। इस धन के विदोहन से राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती हुई चली गई। तो ये ऐसे मूलभूत कारण थे जिनकी समीक्षा आवश्यक थी, और उस समीक्षा के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसके मूल में यही था कि राजस्थान में मराठों को कैसे पराजित किया जाए, राजस्थान से मराठों का आतंक कैसे हटाया जाए। लेकिन यह व्यवस्था चलती रही, और कब तक चलती रही, जब 1818 ईस्वी में अंग्रेज राजस्थान में आए, तब उन्होंने इस मराठों के चंगुल से राजस्थान के क्षेत्रों को स्वतंत्र कराया और ब्रिटिश रेजिडेंसी यहाँ पर नियुक्त हुई। अब अंतिम पक्ष, उत्तराधिकार के आंतरिक मामलों में दूसरे राजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका छठा जो उद्देश्य माना जाता है कि तत्कालीन समय राजकीय व्यवस्था विपरीत दिशाओं में चलने लगी थी, और राजा अपने अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर। तो इसमें एक आम सहमति बनाने के लिए कि उत्तराधिकार का प्रश्न उस राज्य का व्यक्तिगत प्रश्न है, आंतरिक प्रश्न है, इसमें कोई भी दूसरे राजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये 6 मूलभूत उद्देश्य थे जिनको लेकर के कि राजस्थान में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह हुरडा सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया और इसके क्या परिणाम निकले, क्या नीति बनाई गई, ये हम व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान में इसकी चर्चा